माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्लास 9th की न्यू वाली एनसीईआरटी चल रही थी लोकतांत्रिक राजनीति, उसका 3 लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया था एंड आज उसका लेसन 4 चलने वाला है। और लेसन 4 में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं संस्थाओं के कामकाज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेसन 4 से संबंधित उसके इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स थे जिसे मैंने यहाँ पे नोट किया है और इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको उस मतलब लेसन 4 में क्या बातें कही जा रही हैं उसे मैं बताऊँगी। ठीक है, पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि यहाँ पे मैं उसमें जो अधिक बातें कही गई हैं हम उसे सीमित शब्दों में यहाँ पे व्यक्त कर सकें। इतना समय नहीं है और आप यहाँ पे डायरेक्ट में बुक पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप लोग स्वयं से बुक पढ़ लेना। और मैं यहाँ पे जो सारा ये पॉइंट्स लिखी हूँ मैंने उसका निचोड़ लिखा है लेसन को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको लेसन में एक बात और बता दूं, आपको लेसन में सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये मैंने पढ़ने के बाद उसका सारांश जो निकला था उस पॉइंट को लिखा है और इसी पॉइंट्स को मैं एक एक पॉइंट करके आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, थोड़ा पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या कह रहा है। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने पार्ट का नाम लिखा है कि संस्थाओं का कामकाज, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप डाउट हो सकते हो कि संस्था, तो हम संस्था से क्या तात्पर्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संस्था का मतलब हो जाएगा जैसे कि संसद भवन। ठीक है, संसद भवन तो क्या हो गया, एक संस्था हो गया। अब इस संसद भवन में कैसे उसके कामकाज किए जाते हैं तो इसी पॉइंट्स पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ गए आप, जो आपका लेसन का नाम था कि संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखा है 4, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करने और उन्हें लागू किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में मतलब भारत देश में किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। आपने देखा है कि भारत देश में फैसले लिए जाते हैं उसके बाद उसे लागू किया जाता है। तो यही बात किया जा रहा है कि आखिरकार फैसले लिए कैसे जाते होंगे और उन्हें लागू कैसे किया जाता होगा। इसी पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किन, और हम लोग ये भी देखेंगे हालांकि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। बिल्कुल सही, सुलझाया जाता है। तो थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि अब यहाँ पे पॉइंट्स और भी निकल के आती है क्या कि जब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैसले ले लिए भी गए और यहाँ पे लागू भी कर दिया गया, तो मान लिया कि जब कोई निर्णय लिया जाता है, अगर उस फैसले से उस निर्णय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों को सुलझाया कैसे जाता है, बात ये भी खड़ी हो रही है। तो यही आपका पॉइंट कह रहा है कि जब भी फैसले लिए जाते हैं तो फैसलों से संबंधित विवाद को किस तरह सुलझाया जाता है, हम लोग ये भी समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। एंड आपका जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्था। अब यहाँ पे देखो 3 संस्था, यहाँ पे संस्था थी तो जैसे कि संसद भवन हो गया संस्था। अब इसके अंतर्गत जो कानून बनाएगी, जो लागू करेगी, उन सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे संस्था जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, इन पर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कि इनके बारे में भी जानेंगे। तो यही कह रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और एक बार समझ लो कि इन फैसलों कौन से फैसले, इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है, तो निभाने वाली वो 3 संस्थाएं होती हैं। कौन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि संस्था के संबंध में, मतलब इन तीनों संस्थाओं के संबंध में देखेंगे कि आखिरकार कैसे काम करती हैं और आपस में ये संस्थाएं कैसे एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ज़रा इस पॉइंट्स पे भी गौर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे, जब भी आपको कहीं भी विधायिका का जिक्र किया जाएगा तो उसके साथ में कार्यपालिका जरूर आएगी, और जब कार्यपालिका आएगी तो उसके साथ में न्यायपालिका भी आएगी। क्यों ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि शासन के 3 अंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या यही है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसके कार्य क्या होते हैं तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स को आप लोग समझ गए। अब हम जो फर्स्ट वाला पॉइंट है थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस पॉइंट को समझने से पहले हम ये बता दें आपको कि यहाँ पे अब हम लोग इसी पॉइंट्स को समझ रहे हैं। तो स्टार्टिंग होती है, अब देखिए आपको यहाँ पे 2 शब्द सुनने को मिलेंगे, एक तो संघ, दूसरा केंद्र। ठीक है,
संघ और केंद्र, जब भी आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं भी आपको संघ शब्द या फिर केंद्र शब्द सुनने को मिलता है तो आप लोग को कंफ्यूजिंग हो जाती है कि आखिरकार हम संघ से क्या तात्पर्य निकालें और केंद्र से क्या तात्पर्य निकालें। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप समझो। देखो, जब भी संघ या फिर केंद्र मिले आपको, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को ही संघ कहा जाता है और केंद्र कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। यहाँ पे जब भी आपको केंद्र शब्द मिले या फिर संघ शब्द मिले तो आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि भारत की सरकार को ही क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है, और भारत की सरकार को ही केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे चले। अब देखो, हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हमारे यहाँ, आप देखिए, अब हम आपको एक बात और बता दें कि इसी पॉइंट को समझ रहे हैं तो आप लोग समझिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रपति महोदय जी का। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। औपचारिक रूप से ये देश के सबसे बड़े क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। क्या, ये सबसे बड़े क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सब देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि देश का पहला नागरिक कौन होता है, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए कि देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सवाल उठा, क्या कि राष्ट्राध्यक्ष और सबसे बड़ा अधिकारी, देश का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, और क्या मैंने आपको ये बताया यहाँ पे। ठीक है, तो आप यह याद रखना कि राष्ट्राध्यक्ष ये होते, हाँ, और देश का पहला नागरिक कौन होता है, तो वो याद रखना कि राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा बात आएगी कि जब ये राष्ट्राध्यक्ष हो गए, ये सबसे बड़े अधिकारी हो गए, तो प्रधानमंत्री क्या हुए, तो मैं आपको बता दूं, जो पीएम होते हैं, क्या, जो पीएम होते हैं, आप लोगों ने सुना है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये सरकार के प्रमुख होते हैं। याद रखना, ये सरकार के क्या होते हैं, ये सरकार के प्रमुख होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्लियर हुआ कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो देश के सबसे बड़े, औपचारिक रूप से वो देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और जो प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे, अब देखो सरकार के प्रमुख क्यों होते हैं, जबकि यहाँ पे तो ये राष्ट्राध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो सरकार के प्रमुख ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी कायदा कानून, जो भी चीज़ें होती हैं वो यही करते हैं। मतलब ये तो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, बाकी ये, जैसे कि आपने सुना है कि जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ उस पर अपना सिग्नेचर देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद उस पर कार्य जो करेगा वो करेगा पीएम, प्रधानमंत्री। तो इस वजह से ये सरकार के प्रमुख होते हैं, यानी कि जो कामकाज होता है वो इनके हाथों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर। आगे चले। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होते हैं ये सरकार का प्रमुख होते हैं क्योंकि ये सारे कार्यकाल इनके हाथ में होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखो, हम लोग इस पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो अब इसी बात में ये वाला इस पॉइंट का जिक्र होगा, समझना कैसे। ठीक है, अब देखना, अब इसके बाद हम आपको एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ जो देखो, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो कैसे की जाती है और कौन करता है, तो सवाल ये भी आता है ना कि देखिए हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, देखो प्रधानमंत्री जो होता है वो अपना सलाह देता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति महोदय जी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जरा बात को समझिए कि जब प्रधानमंत्री, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सलाह दिया। ठीक है, अब इनके सलाह पर ही क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति होंगे ये क्या करेंगे, ये इनके सलाह पर ही क्या करेंगे, बाकी जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्री उनकी क्या करेंगे, उनकी ये नियुक्ति करेंगे। ठीक है, उनकी ये नियुक्ति करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इन्होंने अन्य मंत्रियों की क्या किए, नियुक्ति किए, अब यहाँ पे बाकी जितने भी मंत्री होंगे उन सभी मंत्री को मिलाकर क्या बनेगा, एक मंत्रिमंडल तैयार होगा। अब जरा यहाँ समझना, एक
एक मंत्रिमंडल, ठीक है, एक मंत्रिमंडल तैयार होगा और इसी मंत्रिमंडल में क्या किया जाता है, सभी अधिकतम निर्णय यानी कि कामकाज, यहाँ देखो कामकाज से जुड़े जितने भी निर्णय होंगे वो यहीं पे लिए जाएंगे। अब समझ लो बात, मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ महत्वपूर्ण फैसले कैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बात आई कि नहीं आई कि यहाँ पे जितने भी मंत्री होंगे अब इसी मंत्रिमंडल में कामकाज से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और इन्हीं से क्या होता है, लागू किया जाता है। हो गया क्लियर ना फर्स्ट पॉइंट कि किस तरीके से हमारे यहाँ निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब प्रधानमंत्री होते हैं वो इनकी मतलब अपना सलाह देते हैं राष्ट्रपति महोदय जी को और वो क्या करते हैं, वो बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो यहाँ पे सभी मंत्री को मिला करके क्या बनता है, एक मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद बन जाता है। और फिर क्या होता है, इसी मंत्रिमंडल की बैठकों में ही कामकाज से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर, आगे चलें। अब यहाँ पे एक बात और आती है, क्या कि आखिरकार राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री जी का बात क्यों मानते हैं, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आप सीधी बात है, जब आप पढ़ते हो तो आपके मन में तो सवाल उठेगा ही कि आखिरकार जब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इनकी सलाह पे की जा रही है तो आखिरकार प्रधानमंत्री जो होता है वो इनकी बात को क्यों मानता है, प्रधानमंत्री की बात को क्यों मानता है, क्यों निर्णय मतलब क्यों इनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि संसद में राष्ट्रपति, यहाँ पे देखो अब मैं आगे बताती हूँ आपको क्यों, अब यही मैं आपको बता रही हूँ सवाल कि आखिरकार राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री की बात को क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं ना। तो ज़रा देखिए मैंने आपको बताया है कि जो संसद होती है, संसद इसके 3 सदन हो, मतलब जैसे कि इसके 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, दूसरा आपका हो गया राज्यसभा और जो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा वो हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इसके 3 अंग होते हैं, ये आप समझ गए। अब जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री को क्या होता है, लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। एक बात समझना, इसमें बहुमत हासिल होता है, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे समझ लो कि 545 सदस्य मान लेते हैं कि लोकसभा में है। अब लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 545 में से तो एक पीएम भी हैं, यानी कि ये भी तो हैं। तो इसमें से आप समझ लो कि यहाँ पे जो 544 सदस्य होंगे इनको इतने सारे लोगों का समर्थन हासिल है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों का समर्थन हासिल है, इसमें से एक हटा देते हैं क्योंकि एक तो यही हो गए। अब इसमें मान लो कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग हो गए, अब यहाँ पे इतने सारे लोगों का इनको समर्थन हासिल है, तो क्या हुआ, तो इसी वजह से क्या हुआ, इनको लोकसभा में क्या है, बहुमत हासिल है। और जब तक इन्हें बहुमत हासिल रहता है तब तक इन्हें इनके पद से कोई हटा भी नहीं सकता, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। आप कहोगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही तो ये पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी वजह से पद ग्रहण करते हैं, तो फिर क्यों नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता, क्योंकि जब तक इन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल है। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे तो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, ठीक है। आगे चले, अब यहाँ पे आप समझ गए कि क्यों राष्ट्रपति महोदय जी इनके बात को मानना उनके लिए ज़रूरी होता है, तो इसीलिए क्योंकि इन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, प्रधानमंत्री को। और हमारे यहाँ जो अनुच्छेद है मैं आपको बता दूँ, एक अनुच्छेद भी है, ठीक है, आप समझ लो, एक हमारे यहाँ अनुच्छेद है करके क्या 74 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जी को सलाह यानी परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल यानी कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री की बात को मानने उनके लिए बाध्य होगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल ये भी कह दिया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनको प्रधानमंत्री का बात मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पॉइंट समझ में आया होगा फर्स्ट वाला। एंड जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बचे हैं उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और इस लेसन के अंतर्गत अभी आपको पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, अभी आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मैं आपको छोटा छोटा करके वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आई होप कि आपको ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे फिर से बता देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।